नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करने जा रहे हैं प्रदूषण की एक बार फिर, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है देश में प्रदूषण की बात होने लगती है। हालांकि इन सब के बीच जो फ्लैग बेयरर बनती है वो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त AQI कई इलाकों में 400 के पार चला गया है। यानी ऐसी हवा जिसमें सांस लेना खतरनाक है। और ग्रैप 2 लागू हो गया, यानी ऐसे बहुत सारे उपाय। जब प्रदूषण का लेवल एक स्तर के ऊपर चला जाता है तो फिर कितनी कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा, बंद होगा, ऑड इवन लागू होगा, पार्किंग महंगी हो जाएगी, ये सब होता है। लेकिन ये उपाय काफ़ी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि आप जिस प्रदूषित हवा में हमें सांस लेना पड़ता है उसमें इन उपायों से कुछ खास होता नहीं है और कहानी हर साल वहीं रहती है। लेकिन बात सिर्फ राजधानी दिल्ली की तक नहीं रह गई। अब देश के लगभग हर बड़े महानगर, टियर 1 शहर, जहां पर आबादी का बोझ ज़्यादा है, जहां पर वेहिकुलर पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन के लेवल भी बहुत ज़्यादा है और तरह के डस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले रीजंस हैं, क्योंकि वहां पर लगातार अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है, वहां पे अब कम या ज़्यादा पॉल्यूशन की मार पड़ने लग गई है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉल्यूशन अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। आप अगर डॉक्टर्स को सुने, आप हमारे ही कार्यक्रम सुनते हैं, तो अमूमन अब हर ऐसे शो में जहां पर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक रीज़न, पहले तो एक लाइफस्टाइल का रीज़न आता था, ख़राब लाइफस्टाइल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारियां, ये वो। लेकिन अब साथ में डॉक्टर्स पॉल्यूशन का भी नाम लेने लगे हैं। लाइफस्टाइल तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन पॉल्यूशन को आप अपने लेवल पे ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या वो जगह छोड़ देंगे, या फिर कुछ और उपाय हैं जो आपके हमारे हाथ में हैं, जिससे हम अपनी सांसों की रक्षा कर पाएंगे उस प्रदूषित हवा से? तो आज इसी पर एक गहरी और गंभीर चर्चा करेंगे और बहुत काम की चर्चा होगी। ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हमारे सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो शो को शुरू करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर विनी कांत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अंशुमन, जैसा मैंने कहा कि आजकल जब भी हम शो पे बात करते हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड बातें हों, स्ट्रोक पे बात हो रही थी वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर, या कोई भी और चीज़, डॉक्टर्स तमाम कारणों के अलावा कहते हैं कारण पोल्यूशन। क्या पोल्यूशन भी जैसे खराब लाइफस्टाइल या बढ़ा हुआ वज़न या ख़राब खान पान या ख़राब नींद की तरह एक बिल्कुल जिसे कहते हैं सर्वकालिक कारण बन गया है कि अब अगर आपकी सेहत में कुछ खराब है तो उसके पीछे पोल्यूशन भी एक विलन है? बिल्कुल विपिन साहब, आपने शुरुआत में ही इसको एड्रेस करते हुए कह दिया कि जीवन शैली की बात करते थे, लेकिन वो आपके हाथ में है, करेक्ट कर सकते हैं। प्रदूषण की बात करने लगे कि लेकिन क्या हर इंसान के हाथ में है कि इस प्रदूषण पे काबू पा ले? आंसर है ना। मतलब कारण तो है, लेकिन निवारण इंसान के बस में नहीं है। हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। ये सच है कि वायु प्रदूषण, अभी उस पर स्पेसिफिक करें, बाद में वाटर इस पे करेंगे। वायु प्रदूषण आपके अनगिनत बीमारियों का कारण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिसमें इमीडिएट इफेक्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी, आई एलर्जी, थ्रोट एलर्जी, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ डिजीज जैसे फेफड़े की समस्या, दम्मा जैसी बीमारी से लेके गर्भ में पल रही महिला के पेट में पल रहे बच्चे से असर, जवानों में डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लॉन्ग टर्म में कैंसर। मतलब इसका पोल्यूशन का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है जिसको हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। और आमतौर पर मजाकिया अंदाज में हर साल कहता हूं कि पांचवा मौसम प्रदूषण का, पांचवा मौसम अब प्यार का नहीं रहा, प्रदूषण का हो गया। लोगों ने इसको न्यू नॉर्मल मान के लेना शुरू कर दिया, जो कि वाकई बहुत चौंकाने वाला विषय इसलिए है। इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब आएगा तो दिल दहल जाएगा कि नॉन स्मोकर में लंग कैंसर की तादाद इतनी बढ़ रही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन लंग कैंसर उसको बोला जाने लगा है कि वैसे इंडियंस जिन्होंने कभी स्मोक नहीं की उनको फेफड़े कैंसर हुआ क्यों? सेपरेट एंटिटी कर दी गई है। तो समस्या सच में बहुत गंभीर है। चर्चा, मुहिम और मेजर रिफॉर्म की जरूरत है। डॉक्टर कांत्रो, एक निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। चूंकि आप डॉक्टर हैं तो शायद आप उसके कारणों को पकड़ के मुझे समझा पाएंगे और वो दर्शकों के लिए भी यूजफुल होगा कि अभी पिछले वीक में टियर 3 सिटी में था और वहाँ 4-5 दिन था। तो जो अनुभव मैंने महसूस किया कि मेरी नींद बेहतर हुई,
मुझे मतलब बेहतर लगने लगा, मैं अपने अंदर ज़्यादा खुशी महसूस करने लगा, मैं जिसे कहते हैं कि एक्टिवनेस बॉडी में ज़्यादा आ गई, और तमाम चीज़ें जो कि बहुत पॉजिटिव थी। मतलब मेरे बॉडी ने अच्छे इंडिकेशन दिए, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक चेंज है। और जैसे मैं लौट के आया, मैं इस वक्त आपसे मुंबई से बात कर रहा हूँ, वो सारी फीलिंग चली गई। क्या इसके पीछे जो सांस मैंने वहाँ ली वो एक बड़ा रीज़न था? जी, विपिन जी, ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारी रोज़मर्रा की थकान का, क्योंकि जब भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं या आम तौर पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो पहला कंप्लेंट उनका यही होता है कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये प्रदूषण एक कारण हो सकता है, क्योंकि बॉडी की जो ऑक्सीजनेशन है, उसी लेवल की ऑक्सीजनेशन को काम करने के लिए हमारी बॉडी को डबल काम करना पड़ता है। तो सांस में जो हमारी एनर्जी खर्च होती है, उसके अंदर जो है डबल तरीके से हमारे हार्ट और लंग्स काम कर रहे हैं। प्रदूषण को बॉडी से क्लेंस करने के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स को निकालने के मैकेनिज्म्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थक जाते हैं ये क्लेंजिंग करते करते। ये ऐसी ही बात हुई जैसे हमें एसी का फिल्टर जो है वो हर 3 हफ्ते में क्लीन करना पड़ता है, और अगर यदि आप में से किसी ने भी वो फिल्टर क्लीन किया होगा तो कितना काला और गंदा होता है। वही डस्ट हमारे अंदर भी जाती है, हमारे लंग्स के अंदर। जहां तक हो सकता है बॉडी इसको क्लेंस करने की कोशिश करती है, किंतु सबसे बड़ा विषय ये है कि ये वायु प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण तक ही सीमित नहीं रह जाता। जो क्लाउड्स बनते हैं, जो हमारी रेन होती है, उसके अंदर जाके सॉइल और वाटर के अंदर जाती है, और वही फूड चेन के अंदर जाता है। जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी काफी केमिकल्स है, तो उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाना उस लेवल पे जो पहले होता था वो अब नहीं हो पा रहा है। और टियर 3 सिटीज में सबसे बड़ा कारण कि सब लोग इतनी भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। ये जो एक बे मतलब की रैट रेस है हमारे टियर 1 सिटीज में, वो टियर 3 में इतना ज्यादा अभी तक नहीं है। यदि आप अच्छी नींद लेंगे, एक संतुलित भोजन खाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप की सोच रखेंगे, एक साफ हवा आप अपने अंदर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो दिनचर्या है, एक तो वो भी अच्छी होगी, और आपके अंदर जो है आपके हार्मोनल बैलेंसेस को भी काफी अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। और यही कारण है कि आपके काफी डिजीजेस का ये निवारण हो सकती है। राइट। और मैं दर्शकों को यह क्लियर भी कर दूं कि ऐसा नहीं कि वहाँ बस मैंने जो अपना अनुभव शेयर किया तो मैं आराम कर रहा था, मैं शायद यहाँ से भी ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहा था दूसरे तरीकों से, लेकिन वो मुझे महसूस हुआ खुद को कि मेरी सांस बेहतर हो रही है, या मुझे अच्छा लग रहा है, या वो ब्रीदिंग आप एहसास कर पा रहे हो उस ब्रीदिंग का। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसा आराम वाला मामला था और इसलिए आप नहीं थके, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो एयर क्वालिटी, और वहाँ AQI 20 था, जो अब हम देख रहे हैं हमारे शहरों में तो 200 के ऊपर, 300 के ऊपर, और दिल्ली की बात करें तो 400 है। अंशुमन सर, ये खास तौर पे जब सर्दियां आती हैं तो ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, जब आपकी वो हवा ठंडी गर्म होने के कारण वो जो कोहरा है या स्मॉग जिसको कहते हैं वो ऊपर नहीं निकल पाता और हमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा महसूस होता है और कारण बनता है। लेकिन क्या साल के बाकी हिस्से में भी आप जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं वहाँ हवा सांस लेने लायक रहती है, और या नहीं, और नहीं तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी बिल्कुल विपिन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आमतौर पे दिवाली को बोलते हैं, लेकिन दिवाली अमावस्या की जो होती है, अमावस्या के समय ही एटमॉस्फेरिक चेंज होता है और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कारण सेटल डाउन होता है। लेकिन उसके पहले कहाँ था? सिंपली ह्यूमन विजिबिलिटी या ह्यूमन इंटरेक्शन, मान लीजिए 40 फ्लोर के मकान पे भी रह रहे हैं, उसके ऊपर ये पोल्यूशन था, नंबर 1। नंबर 2, हाई विंड के कारण ये आता था निकलता था। दिल्ली खास करके इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड, एक तरह से समझिए गहरी तस्तरी की तरह दिल्ली की ज्योग्राफी है, और आसपास एनसीआर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। तो यहाँ अगर इस तरह की चीजें ट्रैप होगी, हैवी होगी, जिसको स्मॉग कहते हैं, उसको अब मैं पोलॉग कहता हूं कि नॉट ओनली स्मोक एंड फॉग, स्मोक, फॉग एंड पॉल्यूशन तीनों मिक्स जो है, जिसमें VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके सल्फर कंटेंट से लेके सारी चीजें हैं, ये ट्रैप हो गया। यही चीज 2-2.5 किलोमीटर ऊपर हमारे सतह से जब है तब आपको दिख नहीं रहा है। बाकी शहरों में ये तब भी कम था, विंटर में डाउन भी हुआ तब भी कम रहा। तो समस्या ये है कि ऑलरेडी दिल्ली के ऊपर, मुंबई के ऊपर ये है, मुंबई थोड़ा सा बेटर इसलिए है कि सी के किनारे है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट होता है, जैसे ह्यूमिडिटी बनी नीचे आया आप फील करने लगे। इसमें मार्जिनल, क्योंकि पूरे साल दिल्ली के लोग इसी तरह की सांस ले रहे हैं,
कार्डियक रिजर्व मतलब हार्ट को काम करने की कैपेसिटी कम है, ब्रेन फॉगिंग जो आपने बात की कि मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है इस समय, ये बढ़ गई, अस्थमा का केस बढ़ गया, स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए, डायबिटीज एक्सरवेट होता है, डायबिटीज का कारण पॉल्यूशन भी है, डायरेक्टली है, और इसमें और बढ़ता है। तो ये कहानी पूरे साल चलती है, इस समय थोड़ी बढ़ के आती उभरती है, चर्चा होती है, और वो सारे अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं का एक मशरूमिंग होती है, जिसमें ऑड इवन है, जिसमें इस तरह की, जिसका चाइना के रिसर्च पेपर को पढ़े तो पता चला ऑड इवन का कोई रोल नहीं है, इससे फेलियर दिस थिंग। तो अपने को पूरे साल अगर काम करें तब जाके विंटर में हम एक स्वच्छ हवा की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा ये कागजी फाइलों की चीज बन के रह जाएगी। डॉक्टर कांतरू, क्योंकि आप एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट हैं, अगर एक साल भर एक आम व्यक्ति कम या ज़्यादा किसी भी, चलिए 400-500 AQI तो जो पीक है वो हो गया, कई जगह तो 800 तक पहुंच जाता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे महानगर हैं जहां पर लगातार या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर लगातार कोई और अदर एक्टिविटी हो रही है, कुल मिला के वहाँ की एयर पोल्यूटेड है, साल भर हम उससे एक्सपोज रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर ओवरऑल? मैं बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा कि चलिए जो अंजुमन सर ने गिनाई वो तो हम उनसे तो एक्सपोज हो ही गए, लेकिन यूं भी मेरी इफ़िशियंसी पे, मेरे काम करने की क्षमता पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे सोच विचार आचार सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का? ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलर्जिक डिजीजेस की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों के अंदर, और इसके कारण जो है स्कूल मिस करने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जाते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी जिन्हें की कोई डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ पहले से है, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। जैसे सर ने कहा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जब ये कण, पोल्यूशन के कण गर्भ के द्वारा बच्चे में जाते हैं तो उनमें कुछ कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये तो हुई बात ससेप्टेबल ग्रुप, जो ज़्यादा रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी। अब हम बात करते हैं जो कि शहरों में जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, जो काम काज करने वाले लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं ठंडी हवा में, उन लोगों के ऊपर भी हम लोग असर देखते हैं। एक तो एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिन्हें ऑलरेडी जो लोग स्मोक करते हैं, जिनके लंग्स स्मोक से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, उनमें ये जहर की तरह काम करता है और आपकी सांस पे असर करता है। और यदि आपकी सांस अफेक्ट होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली अफेक्ट हो जाती है, आपका कामकाज करने का जो तीव्रता है, जो आपका रोबस्टनेस होती है वो कम हो जाती है, आप फटीग महसूस करने लगते हैं। ऑक्सीजन बॉडी की लॉन्ग टर्म पे यदि कम होती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कई बात हम बात करते हैं कि हमने देखा है आजकल हार्ट अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है, हम देखते हैं यंग लोगों में काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण पोल्यूशन ज़रूर है, क्योंकि इससे जो है हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जो हमारी जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर जब ये इन्फ्लेमेशन आती है तो वो टाइट हो जाती है और उनका ब्लड फ्लो कम होने के कारण जगह जगह खून के थक्के बनना चालू हो जाते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं, जैसे फाइब्रोसिस है लंग की, ये कारण एक उसको धक्का दे देता है और आगे की तरफ कि फाइब्रोसिस लंग्स की जो है आजकल देखी गई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ एक कारण है जो मैं गिना रही हूँ। इसके सिवा भी रिसर्च ने अभी हमें पूरे तरीके से ये नहीं बताया कि हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जब हम देखते हैं अपने क्लिनिक में, उन्हें वैसे तो ना चेस्ट एक्सरे पे उनके कोई एबनॉर्मेलिटी है, ना उनके पल्मोनरी फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन गैस एक्सचेंज जो है वो अफेक्ट हो जाता है। सो एक माइक्रोस्कोपिक तौर पे जब ये इनिशियली चेंजेस आते हैं आपके लंग्स में, तो ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करते हैं, फटीग का कारण बनते हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं और ओबेसिटी को और बढ़ावा देते हैं, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा जैसे सर ने आपको इतनी सारी बीमारियां गिनाई हैं, उनका कारण भी ये बताया जाता है, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, जो कि हम वर्ल्ड की एक कैपिटल है, यानी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम कहलाते हैं इंडिया। इन्फ्लेमेशन जब पैनक्रियास में बढ़ता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण डायबिटीज़ भी होने लगता है। जी,
तो कुल मिलाकर बड़ी बीमारियां से लेकर लाइफस्टाइल डिजीज, हर चीज़ में पोल्यूशन अब अपना रोल प्ले करने लगा है। खास तौर पे बच्चों और बूढ़ों को तो इम्पैक्ट करता है, लेकिन आपके मेरे जैसे लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। जैसा मैडम ने बताया कि धीरे धीरे आपकी इफ़िशियंसी, और अगर आपकी इफ़िशियंसी कम होगी डेफिनेटली आपका काम इम्पैक्ट होगा, और लॉन्ग टर्म में आप इसे मल्टीप्लाई करके देखते जाइए तो उसके क्या मायने निकलते हैं। यानी ओवरऑल आपका जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ आता है और आप भी उससे सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि पॉल्यूशन हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है और किस जगह हमें लेकर जा रहा है, किस विनाश की तरफ, लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? क्योंकि पॉल्यूशन या एयर को कंट्रोल करना उतना आसान किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपना शहर छोड़ देंगे? क्या हम अपनी जगह छोड़ देंगे? या एक उपाय ये हो सकता है कि देखिए, शहर तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन कोई एक फ्रीक्वेंसी जिस पे आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएं जहां हवा बेहतर है, या कुछ और, या एयर प्यूरीफायर। क्या कोई इसके उपाय हैं? कुछ खास तरह के पेड़ पौधे, वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। प्रदूषण का जाल और उस पर सेहत का सवाल, आज हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि मौसम आ गया जब प्रदूषण की बातें हो रही हैं, और उसका, जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया, फ्लैग बेरर बनती है देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रदूषण की खूब खबरें आती हैं, क्लाउड सीडिंग हो रही है, ये वो तमाम चीज़ें खबरों में बना हुआ है, 400 के पार है AQI। लेकिन देश के कई बड़े शहरों का यही हाल है, वो प्रदूषण से ग्रस्त हैं, और इतना ज़्यादा कि आपकी और हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने एक्सपर्ट से पूछा कितना इम्पैक्ट करता है प्रदूषण हमारे ऊपर, जानलेवा बन चुका है। अब क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे? कैसे खुद को बचा सकते हैं? क्योंकि हवा तो आप रातों रात खुद से चेंज नहीं कर पाएंगे। एक एक करके मैं लेता हूं अपने एक्सपर्ट से सलाह। डॉक्टर अंशुमन, एक इंडिविजुअल के तौर पे अगर मुझे इस चीज से बचना है, उसका क्या उपाय हो सकता है? बहुत अच्छा, 3 स्तर पे उपाय बताता हूँ। इसमें 2 ग्रुप कर लें। एक, वैसे व्यक्ति जो बीमार हैं, मतलब जिनको हार्ट की समस्या, फेफड़े की समस्या, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, स्पेशली डायबिटीज और कैंसर है, इनको अलग कर दें। इनको तो प्रॉपर आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर एयर पोल्यूशन एक्सपोजर से कम बचाना है अपने आप को। अगर जरूरत लगे भी बाहर जाने का, N95, N99 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक्सेसिव स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज ना करें। अब सामान्य व्यक्ति की बात, जरूरत पड़ने पे बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। पोल्यूशन के स्तर को आप कम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बॉडी पे होने वाले इम्पैक्ट को, असर को आप कम कर सकते हैं। कैसे? क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जिसमें ब्रोकली, गोभी टाइप की चीज है, इसका सेवन आप अपने खाने में कर लें। सिट्रस फ्रूट, आंवला, नींबू, ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आपके मछली में जो वाइल्ड फिश होती है, और अखरोट और फ्लैक्सीड, TCLC जिसको बोलते, इसका सेवन करें। ये आपके होने वाले इम्पैक्ट को कम करता है बॉडी के ऊपर। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर लें, ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकले। टर्मरिक मतलब हल्दी, इसका एस्टैब्लिश रोल है एंटी इन्फ्लेमेटरी का, इसका सेवन करें। थ्रोट इम्यूनिटी के लिए जिंजर, अदरक, ये सारे खाने का हो गया। आउटडोर एक्सरसाइज बंद करें, इंडोर योगा बढ़ा लें। योगासन करने से फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो उसमें सेडिमेंट PM पार्टिकुलेट मैटर है, ये एग्जिट आउट होगा। घर आने के बाद पूरे हाथ पैर वॉश करें। नीति करके जो जल क्रिया है वो कर सके, नहीं तो सिंपल थ्रोट गार्गल, नाक की सफाई जरूर करें, उसमें पॉलिटिन जो जमा है ये निकले। इसके अलावा मजाकिया तौर पे बता रहा हूं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी, डेस्टिनेशन ब्रीदिंग करें। जैसे आप अभी व्हाट्सएप करके आए, 3-4 दिन कहीं अपने आसपास जाएं जहां हवा साफ हो, वहां जाके कुछ सांस लेके आ जाएं, कुछ तो बचाव आपका होगा। और कम्युनिटी स्तर पे थोड़ा सा प्लांटेशन, स्पेशली सिट्रस फ्रूट का प्लांटेशन करें, हवा थोड़ी छन के आपके अंदर आए। एयर प्यूरिफायर का कंट्रोवर्शियल रोल है, कुछ स्टडी कह रही है बेटरमेंट है, कुछ नहीं कह रही है। और लॉन्ग टर्म तो यह है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इस मैटर को सीरियसली लेना पड़ेगा, पॉलिसी ऐसी बनाए जो अक्रॉस द ईयर काम करे। ठीक है डॉक्टर कांतरू, यू बीइंग अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, आप क्या सलाह देंगी इसमें? क्या कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं या कोई इस तरह की चीज़ें जो एज ए डॉक्टर हम सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और उपाय? कुछ प्लांट्स कहते हैं घर में रख लिए जाएं, उनसे थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, क्या उस तरह की चीज़ें काम करेंगी? देखिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन तो नहीं, लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे आप अपनी डाइट को ही ऐसा बनाएं कि वो आपके कई सारे डिजीजेस को प्रिवेंट करे। जैसा कि कहा गया है कि कुछ एक रिस्क ग्रुप्स हैं जिनके अंदर इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो वो डिजीजेस अपने अंदर आने से पहले ही आप रोक लें।
हमने आजकल देखा है कि काफ़ी तेल भरा तला हुआ खाना और पूरा फैट और कार्बोहाइड्रेट से लदा हुआ खाना कई सारे लोग खाते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे। तो शुगर इनटेक जो है वो काफ़ी कम करना होगा, क्योंकि शुगर का हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा रोल नहीं है। जो स्ट्रेनोस एक्टिविटी करते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो 40 से 50% ही डाइट का पार्ट होना चाहिए। सो अपने प्लेटर को देखें, अपने प्लेटर को यदि आप रंग बिरंगा रखें, इंक्लूडिंग फ्रूट्स जो आप लेते हैं उसमें रंग बिरंगे फ्रूट से अपने प्लेटर को भर लें, वो काफ़ी अच्छा कारगर काम करेगा। रेपिटेशन हो रहा है कि नट्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो बहुत ही एक कारगर तरीका है। जल नीति, जिसको हमने काफ़ी समय से, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग करते थे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, इसका एक बहुत अच्छा रोल है। इंक्लूडिंग एलर्जीज में जो नाक की एलर्जीज होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जितने भी आप पल्यूटेंट्स या एंटीजेंस नाक से बाहर निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली वो एलर्जी जो है वो कम हो जाएगी। एयर प्यूरिफायर की बात आई थी, उस पर मैं थोड़ा बहुत जोर देना चाहूंगी, क्योंकि नाइट के समय में जो हमारी मैक्सिमम इम्यूनिटी है बॉडी की बनती है, एंटी टॉक्सिन्स जो है वो मैक्सिमम नाइट के टाइम पे काम करते हैं। तो यदि केवल नाइट के टाइम पे जब आप सोते हैं तो अपने रूम में एक एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसका असर कम होगा, स्पेशली विंटर मंथ्स में, जबकि बहुत ज़्यादा पीक पे होता है पोल्यूशन। समर मंथ्स में फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इम्पैक्ट को कम करने के लिए उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एटलीस्ट नाइट के टाइम पे ये एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना आप ज़रूर सोचें इस चीज़ को। और आसपास, जैसे हमने देखा है, घरों के आसपास थोड़ा पानी का छिड़काव करने से भी धूल मिट्टी जो है वो कम होती है। यदि आप ऑनलाइन जैसे हाइब्रिड मोड पे आजकल कई लोग काम करते हैं तो अपनी जगह को चेंज कर दें। यदि आप एक पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, उससे बेहतर आप कहीं टियर 3 सिटी में जाके रहें, गांव में रहें जहां पे एयर साफ हो। आपके पास यदि ऑप्शन है तो ये ऑप्शन ज़रूर अपनाएं। इसके सिवा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, कई सालों से हम इस पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, ये कहीं भी कारगर नहीं हो पा रही हैं। मेडिसिन, जो एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन होती है वो विटामिन सी और ई कहलाती हैं, तो इनको जहां तक हो सके हम नेचुरल सोर्सेज से ही लें। यदि आप विटामिन सी का सबसे एक बहुत अच्छा उम्दा एग्जाम्पल ले तो आंवला जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। सो रात को आंवला खाना ना भूलें, किसी भी फॉर्म में आप इसका मुरब्बा खा सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें अवॉइड करना है नमक और ज़्यादा शुगर वाला चीज़, या फिर आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आंवला अपने डाइट में इंक्लूड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले। अपने पैकेट पे जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है उसको पढ़िए प्लीज कि क्या है उसके अंदर का कंटेंट क्या है, उसमें कितने आर्टिफिशियल कलर्स हैं, कितने मिक्सचर्स हैं। तो यदि आप ये पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास होगा कि हम एक गार्बेज तरीके का खाना खा रहे हैं, ये हमें नहीं खाना है। बाकी बैलेंस डाइट हमें सबको पता है, जहां तक हो सके घर का बना खाना खाएं जिससे कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो आई थिंक किसी भी फॉर्म। हाँ, तो मुझे लग रहा है जो आप दोनों ने बहुत सारी बातें बताई हैं और उसमें एक जो सबसे कॉमन बात है और शायद उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि वही हमारे इंटरनल सिस्टम को मजबूत करेगा, वो है आपका भोजन। उसे अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत यह है कि यही वो 2-3 महीने होते हैं जब आप सबसे ज़्यादा खाते हो। कुछ लोग तो इंतज़ार करते हैं ठंड का कि ठंड आएगी तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे, थोड़ी तली गली चीज़ें खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। उससे थोड़ा दूर रहिए क्योंकि अभी अभी त्यौहार गए हैं और आगे भी सिलसिला न्यू ईयर तक चलता रहेगा। ऐसे में मीठा खाना, कार्बोहाइड्रेट ये काफ़ी आता है, संतुलित खाइए। शादी ब्याह का भी सीज़न रहता है, वहाँ भी वही तला गाना खाना, उससे भी थोड़ा जब आप ये ध्यान में रखेंगे बचिए। तो ये एक आपका इंटरनल उपाय है और बाकी जो भी सप्लीमेंट्स और बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ कही है हमारे दोनों, वो आपने नोट की हो करिए। और जिन लोगों के पास कैपेसिटी की वो जगह थोड़ा मूव कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, वो उपाय भी कारगर हो सकता है ताकि आपकी थोड़ी ब्रीदिंग बेहतर हो जाए किसी साफ स्वच्छ जगह पर जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम नीतियों पे तो ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते एज एन इंडिविजुअल, वो सरकार का काम है और लॉन्ग टर्म का काम है, उस पर अलग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे कैसे पोल्यूशन को पहचानें और उसके लिए खुद की सुरक्षा कैसे करें, वो आप दोनों ने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।